नमस्कार, मैं विशांत और आप देख रहे हैं मोटर्स एंड मोर। आज की इस वीडियो में मेरे पास है KTM की सबसे लेटेस्ट बाइक ड्यूक 125। और अब क्या किया है KTM ने, ड्यूक अपनी 125 को भी ऐसा ही बना दिया गया है जैसे इनकी ड्यूक 200 है, 250 है, 390, ये भी बिल्कुल उसी के सिमिलर दिखती है। बस फ़र्क ये है कि इस पर यहाँ पर ये 125 की बैजिंग है, अदरवाइज इसकी जो आप साइड से या कहीं से भी देखेंगे बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे कि इसकी बड़ी बहनें हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग भी इसका डिज़ाइन आपको दिखाएंगे, इसके फीचर्स वगैरह दिखाएंगे कि सभी कुछ 200 वाले दे दिए हैं या अभी कुछ बचा है, और उसके बाद हम इसको चला करके दिखाएंगे कि बाइक चलने में कैसी है। और जैसे कि कुल 125 सीसी की बाइक है तो ये कितनी पावरफुल है, इसका सस्पेंशन कैसा है, ब्रेक्स वगैरह कैसे है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा होता है। और बाद में हम बताएंगे कि इसका जो प्राइस है ना वो 1.5 लाख के आसपास शोरूम है, तो उस प्राइस रेंज में आपको ये बाइक खरीदनी है या फिर आपको कोई और दूसरी बाइक की साइड देखना चाहिए। तो चलिए अब इसके फ्रंट डिज़ाइन से शुरू करते हैं। और इसके फ्रंट डिज़ाइन में मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके मिरर्स को लेकर के। और इनके मिरर्स को काफ़ी सिंपल से रखे गए हैं, बट देखने में काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं। मतलब कलर वाइज ये थोड़े सिंपल हैं, जैसे इसमें ऑरेंज कलर है, वाइट कलर भी बाइक में है, बट मिरर्स इसमें ब्लैक ही दिए गए हैं। और इनके मिरर्स की जो मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगी है कि इसमें जो ये रबर राइज पाइप सा एक दे रखा है ना, जो इसके स्क्रूज वगैरह मेटल पे, उन पर कोई पानी वगैरह ना जाए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रबर दे रखी है इस पर। और दूसरा मैं इसके फ्रंट में बात करूँगा इसके इंडिकेटर्स को लेकर के। और ये इंडिकेटर्स मैं आपको पहले ग्लो भी करके दिखा दूँ, तो अभी मैं इनको ग्लो कर रहा हूँ। तो इसमें LEDs दिए गए हैं और ये डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं, छोटे से हैं और मुझे पर्सनली ये बड़े पसंद हैं। दूसरा मैं इसकी बात करूँ इसकी हेडलाइट को लेकर के, तो हेडलाइट में अभी भी क्या है, एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इसमें ना हेलोजन बल्ब भी यूज़ हो रहा है। बट ये जो इसके ऊपर ये जो ये है ना DRS हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर ये ब्लैक कलर की जो ग्लोसी ब्लैक होता है उसकी फिनिशिंग भी है। और वहीं पर ऊपर ये नंबर प्लेट के लिए 2 स्क्रूज की जगह जो इसकी नंबर प्लेट है वो यहीं पर आकर के लगेगी। अब इसके हेडलाइट से थोड़ा नीचे आऊँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके सस्पेंशन को लेकर के। और KTM की जितनी भी बाइक है ना उन सभी में ना जो आपको नॉर्मल जो टेलीस्कोपिक होता है वो नहीं दिया जाता, उसकी जगह पर अपसाइड डाउन फोर्क टेलीस्कोपिक दिया जाता है। कि मतलब कि जो ये मूवेबल जो पार्ट है वो नीचे की साइड होता है और जो ये फिक्स वाला जो पार्ट है वो ऊपर की साइड होता है। बट आप जो बाइक्स में देखेंगे ना ज़्यादातर यही होता है कि जो फिक्स वाला पार्ट है वो नीचे होता है और ये जो मूवेबल पार्ट होता है अंदर वाला वो ऊपर होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है और ये थोड़ा बेटर रहता है और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ। और वहीं पे मैं इसकी अगर मडगार्ड पे बात करूँ तो मडगार्ड की क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है और उसके लुक्स भी बहुत बढ़िया हैं। और देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है इस बाइक पे, काफ़ी एक मस्कुलर सी लुक देता है इसका मडगार्ड। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, आप देख पा रहे हो तो, और एक क्वालिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है ही। अब बात करूँ इसके ब्रेक्स को लेकर के, तो इसमें आपको बाय ब्रेक के जो हैं डिस्क ब्रेक मिलेंगे विद ABS। और जो डिस्क का साइज़ है वो भी काफ़ी ठीक ठाक रखा गया है। और मैं अगर इसके बात करूँ इसके व्हील पर आऊँ कि व्हील का क्या साइज़ है, सो आप इधर से देख पा रहे हो तो इसमें जो व्हील दिया गया है वो 110 सेक्शन का दिया गया है। 110 सेक्शन मतलब कि 110 mm जो है वो चौड़ा है। और इसके सेगमेंट में भी देखें 125 सीसी में तो आप भूल ही जाओ, आपको इतना चौड़ा टायर मिलेगा। इनफैक्ट अगर जो 1.5 लाख वाला जो बजट है उसमें भी इतना चौड़ा टायर आपको जनरली एकदम से नहीं मिलता। कुछ ही बाइक्स होंगी जो इतना चौड़ा टायर वगैरह दे रही होगी। और अगर मैं इसके एलॉय का डिज़ाइन की बात करूँ तो एलॉय भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं, स्टाइलिश हैं। फिट एंड फिनिश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं इस बाइक की कहीं पर भी। अब मैं ज़रा इसकी थोड़ा साइड की ओर चलता हूँ। और जो सबसे पहले मैंने साइड में नोटिस किया है वो है ये छोटा सा इसका जो है लेग गार्ड बहुत छोटा सा है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंजन प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख करके समझ गए होंगे कि इसमें एक छोटा सा रेडिएटर भी लगा हुआ है। तो मतलब कि इंजन तो इसका 125 सीसी होने के बाद भी लिक्विड कूल्ड ही है। साइड में ये ऊपर इसके फ्यूल टैंक पर ड्यूक की बैजिंग, उसके नीचे 125। और क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं इसे हिला रहा हूँ तो ये पूरी बाइक हिल रही है, ये इतना ज़बरदस्त बिल्ड है। उसके नीचे अगर आप इसका ये फ्रेम देखेंगे, ऑरेंज कलर का ये फ्रेम बाहर से दिखाई दे रहा है। मोस्टली क्या होता है बाइक्स में ये पार्ट कवर होता है या इस तरह का कुछ होता नहीं है, KTM की बाइक में होता है। नीचे इसका गियर लीवर, और गियर लीवर वाला जो ये फुटरेस्ट है ये काफ़ी नीचे है। मतलब कि जो पोजीशन इसको किया गया है, जो आपकी लेग पोजीशन आती है वो मैं उसके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसी आएगी। तो इस पर आपको जो फुट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब कि थोड़ा सा ना नीचे झुक के होगा। वहीं जो इसका जो पिलियन है उसका फुटरेस्ट भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है, वो भी थोड़ा सा ना आपका जो पैर होगा वो थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। मैं इसके अगर जो है पीछे जो लेग प्रोटेक्शन के लिए होता है जो एक जाल सा होता है उसकी बात करूँ तो वो इसमें है, और वो भी काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। देखने में एक अलग से यूनिक सा डिज़ाइन है। बट इसमें यहाँ पर कोई भी लेडीज़ के लिए जो फुटरेस्ट होता है वो इसमें नहीं है।
और अगर मैं इसके थोड़ा सा ऊपर की ओर चलूँ तो ये जो ग्रैब हैंडल है आप ये देखिए, ये काफ़ी देखने में स्टाइलिश लगता है और ये ऐसा ही है जैसा कि ड्यूक्स बाइक्स में होता है। ड्यूक की पूरी चीज़ में कुछ ऐसा ही मिलता है। मैं इसकी प्रैक्टिकली बात करूँ कि इस पर स्पेस कितना मिल पाता है इसको ग्रैब करने के बाद, तो आप देखिए मेरा हाथ इसमें अच्छे से आराम से आ पा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसके ग्रैब हैंडल पे मैं यही बोलूँगा कि ये दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है, बाइक के साथ मैच करता है और ये प्रैक्टिकली भी काफ़ी है। आप देखिए कैसे भी इसको ग्रैब करिए, आप आराम से इसको ग्रैब कर लेंगे। और ग्रैब हैंडल के नीचे इसकी जो टेल लाइट है वो भी आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से दिखती है। और ये आप जो ग्लो कर रही है इसमें जो ये बल्ब्स हैं इसमें LEDs दिए गए हैं। फाइनली जो इसके फ्रंट में LED नहीं थी वो इसके रियर में तो है ही। और देखने में तो ये काफ़ी मतलब इसकी जो पीछे का डिज़ाइन है उसके साथ काफ़ी अच्छे से आ रही है, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग से पार्ट है। उसके नीचे बात करूँ ये जो नंबर प्लेट वाला और जिस पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं उस पार्ट की, तो आप मैं पहले इंडिकेटर पे बोल दूँ तो इंडिकेटर ऐसे ही हैं जैसे कि इसके फ्रंट में थे, LEDs ग्लो कर रही हैं। और इसमें ना एक चीज़ है कि जो ऊपर से जो प्लास्टिक वाली जो फिनिशिंग दिखाई देती है उसके नीचे कि मेटल का पार्ट भी शायद आपको कैमरे में दिख पाए। और वहीं इसके जो ये जो मेटल की जो पट्टी आ रही है ना वो पीछे तक आ रही है और जिस पर आकर के आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। उसके नीचे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी है। और अगर मैं इसके नीचे चलूँ तो ये देखिए आप, जिसकी मड प्रोटेक्शन है वो तो है ही, जो प्लास्टिक के ऊपर से उसको सपोर्ट देने के लिए कि मेटल की भी एक जो पाइप है वो ले जा रखा है, जो कि पूरा इधर से लेकर के इधर तक आ रखा है। देखने में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और जब मड प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो मैं आपको दिखा दूँ एक छोटी सी मड प्रोटेक्शन यहाँ पर भी है, मतलब कि ये फ्रंट है और ये रियर है, उसके बीच में कुछ एरिया एक्सपोज्ड है। और अब मैं इसके रियर व्हील के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे विद ABS, ये बाईबैक इसमें जो है ब्रेक्स दिए गए हैं। वहीं बात करूँ मैं इसके टायर सेक्शन को लेके तो आप देखिए इसमें 150 mm वाइडर टायर है। और ये इतना वाइडर टायर आप देखेंगे कि जो महंगी बाइक्स होती हैं, 200 cc की KTM की ड्यूक है उस तरह की बाइक्स में मिलता है। 125 cc या इसके 1.5 लाख वाला जो प्राइस ब्रैकेट है ना उसमें आपको इतना वाइडर टायर नहीं मिलेगा, ये तो आप भूल ही जाइए। और अगर अब मैं इसकी राइट साइड की ओर चलूँ तो राइट साइड में सभी कुछ ऐसा ही है जैसा कि लेफ्ट में था। यहाँ पर एक जो चीज़ देखी मैंने, ये इसका जो सस्पेंशन है रियर वाला ये वाइट कलर में दिया हुआ है। वहीं पर इसमें जो डिस्क ब्रेक के लिए जो ऑयल है वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर सकते हैं। वहीं इसमें जो रेडिएटर का जो कूलेंट वगैरह है उसकी जो ढक्कन है वो यहाँ पर इसमें दे रखा है। और अगर मैं इसकी थोड़ा आपको इसके सीट के दिखाऊं कि इसके सीट पर कितना स्पेस और किस तरह की इस पर सीट है, तो आप देखिए कितनी वाइडर सीट है, कितना स्पेस यहाँ पे मिल पाएगा। और जो उसका पिलियन है वो पूरा का पूरा लगभग 1.5-2 इंच जाकर के ऊपर बैठेगा आपकी जो राइडर वाली सीट है उससे। उसके लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस है। बाकी मैं इस बाइक पर बैठ के आपको दिखाऊंगा कि पोस्चर वगैरह मेरा कैसा आ रहा है और ये कितनी मेरे लिए स्पेशियस है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे ऊपर यहाँ पर ये टैकोमीटर जो कि आपको इंजन की स्पीड बताएगा, और उसकी साइड में यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, मतलब कि आपकी बाइक कौन सी गियर में वो बताएगा। वहीं पे साइड में ये छोटा सा स्पीडोमीटर, मतलब कि जो आपकी स्पीड बताता है। वहीं पे जो आप ये इन्फो वाला देख रहे हैं वो यहाँ पर ये लो फ्यूल वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप ये मोड वाले बटन से इसको जिसका ओडोमीटर है उस पर लगा सकते हैं। और उसके जो ओडोमीटर पर आते ही ये आपको एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन बताएगा कि यानी कि आपकी बाइक फिलहाल क्या माइलेज दे रही है। उसके बाद ये अगर आप 2 बार दबा देंगे तो ये ट्रिप 1 पे आ जाएगा। ट्रिप 1 यहाँ पर आपको बड़ी सी डिस्प्ले हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर ये ट्रिप 2 का ऑप्शन है। वहीं इसमें ये ABS की दिखा रहा है कि ABS इसका ऑन है, और ABS का यहाँ पर एक इंडिकेटर भी है जो आपको बताएगा ABS ऑन है। उसी के नीचे यहाँ पर एक छोटी सी डिजिटल क्लॉक भी है जो फिलहाल बहुत गलत टाइम बता रही है, इसमें 8 बजा रखे हैं इसने। वहीं पर ये यहाँ पर जो इसके इंजन का जो टेम्परेचर वाला मीटर है वो है। साइड में इसका फ्यूल गेज है। और अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद बात करते हैं जो इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स है उनको लेकर के। तो इसकी जो जितने भी ये स्विचेस वगैरह हैं इनकी फिटिंग तो काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी वाइज इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए जो मैं इसको चला रहा हूँ तो इसकी आवाज़ वगैरह आप सुन पा रहे हो तो काफ़ी बढ़िया ये साउंड करता है। और इसमें यहाँ पर ये सबसे पहले आपको पासिंग स्विच मिलेगा, और उसके बाद ये लो बीम, हाई बीम, उसके नीचे इसके इंडिकेटर्स का, नीचे हॉर्न, और हॉर्न की आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कैसी है। तो मुझे तो ये हॉर्न काफ़ी लाउड लग रहा है। मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं इस बाइक को ख़रीदूँ तो इसमें कोई बाहर से हॉर्न लगवाऊँ। इसकी क्वालिटी ऐसी कुछ है। और अगर मैं इसके राइट साइड की आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये किल स्विच, और जैसे ही आप इसका किल स्विच ऑन करते हैं तो आपने अभी तक सुना होगा जो इसके फ्यूल इंजेक्टर होता है वो भी साउंड करने लगता है, जो मतलब कि टंकी से इसके इंजन को फ्यूल पहुँचा रहा है। उसके नीचे इसका ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच। बाकी इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल जितने भी हैं उनकी क्वालिटी मुझे सब बढ़िया लगी है। लीवर्स की बात करूँ तो लीवर्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्ड हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी। ये क्लच वाला भी, क्लच भी काफ़ी ठीक है, मतलब सॉफ्ट ही है। मैं इसको ज़्यादा हार्ड तो मुझे नहीं लगा। और अब मैं आपको इस बाइक पर बैठ के दिखा देता हूँ कि इसकी सीट हाइट कितनी है, इसकी सीट पर मेरा पोस्चर कैसा आता है, ये सीट कितनी स्पेशियस है और कितनी कंफर्टेबल मुझे लगती है।
हाँ, अब मैं इस पर बाइक पे बैठ रहा हूँ। और अब जैसे कि मैं इस पर बाइक पे बैठ चुका हूँ, तो मैं अगर इसकी स्पेस की बात करूँ तो सीट पर स्पेस तो काफ़ी है और ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रही है। मतलब अगर मैं इसकी थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक ठाक है इस पर। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो मेरा पंजा है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा झुक के आ रहा है, मतलब कि जैसे बाइक में सीधा होता है ना, उस तरह का इस पर नहीं है। और दूसरा जो मुझे इसका लग रहा है कि इसकी सीट हाइट काफ़ी ठीक है। मतलब कि अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर की भी है, जो कि अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट है, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगी। क्योंकि अगर जो देखिए मैं इसकी जो पीछे बैठा हूँ तो मुझे मेरे पैर पूरे अच्छे से टिक नहीं रहे, मुझे आगे बैठना पड़ रहा है अगर मुझे अपने पैर पूरे टिकाने हैं। कुछ इस तरह की इसकी सीट हाइट है। और मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग की तो ये काफ़ी ना तो ज़्यादा वाइड है और ना ही ये नैरो है, काफ़ी स्ट्रेट है। जो मेरे हैंड्स की जो पोजीशन है वो भी आप देख रहे हैं पूरे के पूरे खुले हुए हैं। नीज़ हल्की सी फोल्ड नहीं हो रही है। अगर मुझे अपनी नीज़ फोल्ड करनी है तो मुझे आगे आना पड़ेगा। बैक का पोस्चर ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे जो इनकी KTM की जो RC सीरीज़ की बाइक है उनमें काफ़ी झुकना पड़ता है, वो उस तरह का आपको ड्यूक वाली बाइक्स के साथ इस पर मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरह का कुछ है। और ये काफ़ी मुझे सही एकदम कम्फर्टेबल ये मेरे लिए है, मुझे इस पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। और चलिए अब इस बाइक का डिज़ाइन और फीचर्स देखने के बाद इस बाइक को चला करके भी देख लेते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है। और कोई भी बाइक चलाते हुए आप हेलमेट को ज़रूर पहनिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ड्यूक 125 को चलाते हुए सबसे पहले मैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर के बात करूंगा, लेकिन मैं आपको सीधा इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो इंजन की पावर है उसके लिए बताऊं। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो बाकी जो सस्ती बाइक्स हैं 125 सीसी की, उनके इंजन की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। उनमें आपको अगर देखेंगे जो 125 की और बाइक्स होती है उनकी पावर 10 bhp के आसपास होती है, टॉर्क भी 10 न्यूटन मीटर के आसपास होता है, एयर कूल्ड इंजन होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर अब जब से BS6 आया तब से आने लगा, उससे पहले कोई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम उनमें नहीं था। गियर्स की बात करूँ तो 4 या 5 गियर्स होते थे। वहीं जो ड्यूक 125 है वो निकालती है आपकी 14 bhp की पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि जो नॉर्मल 125 सीसी के इंजन होते हैं उनसे लगभग 40% एक्स्ट्रा पावर। और ड्यूक 125 का इंजन शुरू से ही लिक्विड कूल्ड आया है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी शुरू से ही आया है। ऐसा नहीं है कि BS6 के बाद इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया हो। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ड्यूक 125 का ये 125 सीसी का इंजन है, ये 125 सीसी का सबसे एडवांस और पावरफुल इंजन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इनफैक्ट इसकी जो 14 bhp की पावर है वो इतनी है कि अगर आप मैं इसे कंपेयर करूँ कि यामा की FG से, वो कुल 12 bhp की पावर निकालती है 160 सीसी में होने के बाद भी, और ये निकालती है लगभग पूरे 14 bhp की पावर 125 सीसी में होने के बाद भी। और अगर मैं इसके एक्सेलेरेशन यानी कि इसके प्रैक्टिकली कैसा परफॉर्म करता है उसके बारे में बात करूँ तो एक्सेलेरेशन मुझे इसका 125 सीसी के हिसाब से बहुत ठीक लगा है, मुझे एक्सेलेरेशन से इसकी कोई शिकायत नहीं है। और 125 सीसी के हिसाब से इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव आपको लगेगी। और एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में थोड़ा सा लगा कि जो इसके इनिशियल RPM से यानी कि 1500, 2000, 3000 RPM तक इसमें आपको जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, यानी कि जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर्स होंगे वो आपको थोड़ा जल्दी आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। यही एक मुझे इसकी परफॉर्मेंस में लगा कि जो थोड़ा सा टॉर्क की मुझे यहाँ पर कम लगी 3000 RPM तक। और अब जब मैं गियर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक में आपको टोटल 6 गियर्स मिलते हैं और 125 सीसी के लिए ये एक पहली बाइक है जिसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल रहा है। और बाकी आपको कोई भी 125 सीसी की बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं मिलेगा। बात करूँ वाइब्रेशन की तो उसके लिए मैंने इस बाइक को थोड़ा सा हाई एंड RPM पर भी इसको थोड़ा ड्राइव करके देखा और मुझे वहाँ पर भी इस बाइक में कोई भी ऐसी कोई खास वाइब्रेशन फील नहीं हुई। अब बात करूँ हीटिंग इश्यूज़ की तो इस बाइक में कोई भी मुझे हीटिंग इश्यूज़ नहीं लगे। और अब मैं बात करूँ उसकी हैंडलिंग की तो ये बाइक काफ़ी इजी टू हैंडल है। इनफैक्ट ये बाइक मुझे थोड़ी सी सिटी फ्रेंडली लगी, इस बाइक को हैंडल करना बहुत इजी है। अब बाइक का बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से बना रहता है। मैंने इस बाइक को थोड़ा सा कॉर्नर्स पर टर्न लेते हुए भी टेस्ट किया तो वहाँ पर भी बहुत इजीली ये बाइक टर्न हो जाती है। सो कुल मिला के बात ये है कि मुझे हैंडलिंग से और स्टेबिलिटी से इस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब बात करूँ इसके ब्रेक्स की तो ब्रेक्स के लिए मैंने इस बाइक को थोड़ा 60 की स्पीड के आसपास दोनों ब्रेक से रोका और आप देख सकते हैं ये बाइक हल्की सी पीछे से उठी भी है और इस बाइक ने ना तो कोई भी स्लिप किया ना ही इसके बाइक व्हील्स के साथ ऐसा था कि ये व्हील्स लॉक हुए हों। सो ब्रेकिंग के मामले में भी मुझे ये बाइक बड़ी ज़बरदस्त लगी। अब ब्रेकिंग के बाद मैं बात करूँ इसकी सस्पेंशन की तो सस्पेंशन के लिए मैंने जितना इसको फ्लैट रोड पे चलाया तो वहाँ पे मुझे बहुत कंफर्टेबल अपनी राइड लगी है, कोई दिक्कत नहीं लगी है। सस्पेंशन के हिसाब से ये बाइक काफ़ी स्टेबल थी। बाद में मैं इस बाइक को थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों पे लेके गया, वहाँ पे देखा तो मुझे इसके सस्पेंशन हल्के से हार्ड ही लगे हैं, मतलब सॉफ्टर साइड तो ये नहीं है। और बाकी मुझे जितना मैं इस खराब रास्तों पे चलाया मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लगी कि मतलब कंफर्ट वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इस तरह की बाइक से आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जो सस्पेंशन हो वो थोड़े हार्ड ही हों। और अब तक मैं इस बाइक को काफ़ी समय तक चला चुका हूँ। सो मैं अपने ओवरऑल कंफर्ट और इसकी राइडिंग पोस्चर पे बात करूँ तो जो मेरे लेग्स हैं वो थोड़े से एग्रेसिव पोजीशन में लगे और उसका रीज़न है एक तो जो इसकी सीट है वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है और इसकी फुट रेस्ट के साथ भी ऐसा ही है, जिस वजह से
लेग्स की पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव आती है, जिस वजह से ये बाइक सिटी ड्राइव के लिए तो कंफर्टेबल आपको लगेगी, बट अगर आप इस बाइक से लॉन्ग ड्राइव्स करेंगे तो शायद आपको ये बाइक उतनी कंफर्टेबल ना लगे। बाकी मुझे अपने हैंड्स की पोजीशन और बैक के पोस्चर में कोई भी दिक्कत इसमें ऐसी खास नहीं लगी। और ड्यूक 125 की एक्स शोरूम कीमत तो मैं अपनी वीडियो में शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,50,000 रुपये है, और इसमें बस ये एक ही वेरिएंट आता है जो हमारे पास था। और इसमें KTM 2 कलर ऑप्शन आपको देती है, एक ऑरेंज और एक वाइट, और ये दोनों ही कलर ऑप्शन भी हमने आपको एक ही वीडियो में अपने दिखा दिए हैं। और अगर अब मैं ड्यूक 125 पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि मुझे इस बाइक में क्या अच्छा लगा और क्या लगा कि अभी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं किस तरह के कस्टमर्स को ये बाइक सजेस्ट कर सकता हूँ और किस तरह के कस्टमर को मैं ये बाइक सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं पहले उन चीज़ों की बात करता हूँ जो मुझे इसमें अच्छा लगा। सो मुझे इसका डिज़ाइन, इसका लुक, इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, वाइडर टायर्स, 200 सीसी वाली पूरी की पूरी चेसिस, और इनफैक्ट इसका लुक्स पूरी की पूरी, इसके सस्पेंशन, इसके ब्रेक्स वगैरह भी वही हैं जैसे 200 के हैं। तो ये चीज़ें मुझे इस बाइक में अच्छी लगी। जो मुझे लगा कि और इम्प्रूव किया जा सकता था और जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो थी इसकी एक फ्रंट की लाइट, उसमें LED नहीं थी। एक जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मुझे इतना विजिबल नहीं लगा, मतलब कि उसमें फीचर्स तो काफ़ी हैं, मतलब ठीक ठाक है, बट उसमें जो उसकी नंबरिंग है वो थोड़ी मुझे छोटी छोटी सी लगी हैं। सो मुझे इसमें यहाँ पर भी एक पर्सनली लगा कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और थोड़ा बड़ा दिया जा सकता है और थोड़ा ब्राइट इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बनाया जा सकता है। और एक जो इसका ये प्राइस है, इस प्राइस पर अगर KTM अपनी ये बाइक 125 सीसी की जगह 150 या 160 सीसी में दे, जो कि 17 या 18 bhp की पावर निकाले, तो तब शायद ये बाइक किसी को भी इतनी महंगी ना लगी जितनी कि ये अभी लगती है। बट स्टिल 125 सीसी में होने के बाद भी मैं इस बाइक को उन लोगों को तो आराम से सजेस्ट कर सकता हूँ जिन लोगों को एक कलरफुल थी, स्टाइलिश सी दिखने वाली बाइक चाहिए, जिसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार हो, बाइक रिलायबल हो, इजी टू हैंडल हो, सिटी फ्रेंडली हो, उसका माइलेज अच्छा है। और इन लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन लोगों को तो मैं ये बाइक अभी भी आराम से सजेस्ट कर सकता हूँ। जो लोग जो महंगी ड्यूक्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये अभी भी एक थोड़ी सस्ती ही ड्यूक है। और जिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ही परफॉर्मेंस है उनके पास और भी इससे बेटर ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अगर वो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा ले तो ड्यूक 200 का भी ऑप्शन उनके पास है। और अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं और अभी तक आप KTM की ड्यूक 125 या कोई और बाइक खरीदने का मन बना चुके हैं, तो फिर आप KTM मुजफ्फरनगर पर विजिट करिए। KTM मुजफ्फरनगर का फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में ड्यूक 125 या किसी और बाइक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछिए। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दें। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये ड्यूक 125 कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसको 1.5 लाख के शोरूम प्राइस पर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आप किसी और बाइक की ओर देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आई होप आपने अब तक हमारे चैनल मोटरसाइकिल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हमने ड्यूक 125 को चला करके दिखाया है, बट हम जल्द ही ड्यूक की जितनी भी बाइक्स हैं, ड्यूक 200, 250 एडवेंचर और जो 390 है, उन सभी को चलाने वाले हैं। उनके साथ जो इनकी RC सीरीज़ की बाइक है वो भी चला करके देखने वाले कि वो सब चलने में कैसी, उन सभी का आपको फुल डिटेल रिव्यू जल्दी मोटरसाइकिल मोड पे मिलेगा। और मैं बता दूं कि जो 1.5 लाख वाला बजट है उसी के आसपास की जो मैंने एक TVS की RTR 200 आती है उसका भी रिव्यू किया हुआ है, और जो होंडा की हॉर्नेट है उसका भी रिव्यू किया हुआ है, और एक जो पल्सर की RS 200 उसका भी मैंने रिव्यू किया है। उस सभी की लिंक्स मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में।